हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो फॉर्म आए हुए हैं हमारे, उसकी जो प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं, ये उसका फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो मैं यूट्यूब अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आपने उनको देखा होगा और आशा करता हूँ कि आपको उससे कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी कि किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप उनको उस क्वेश्चन को कर चुके हैं पहले, मतलब सिलेबस वगैरह अगर आपका कंप्लीट है, तो आपको उसमें से फ़ायदा ज़रूर होगा, या चाहे आप बाद में देख लेना जब आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको फिर से दे दूं। और जानकारी यही है कि हमारा जो बैच है पटवारी का हिमाचल प्रदेश का, वो ऑफलाइन बैच जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हुआ था। यानी कि ये पिछला मंडे हमारा गया, इससे एक हफ्ते पहले यही से शुरू हुआ है। अभी बेसिक ही चली है, 5-6 क्लासेज ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आपको अपना सिलेबस टाइम पे फिनिश करना है और बिल्कुल आराम से डिटेल में करते हुए करना है, तो आपको इस बैच के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, फीस स्ट्रक्चर और डेमो क्लासेस कब कब होनी है। और अगर आप सीधा एकेडमी विजिट करना चाहते हैं तो ये मंडी का जो बस स्टैंड है उसके पास पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट अपोजिट एकेडमी है, जोक्ट एकेडमी। वहाँ पर आकर के आप सीधा एकेडमी विजिट कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके, और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें आज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मोनू अकेले 250 दिनों में बना सकता है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक काम किया। शेष काम सोनू कितने दिन में कर देगा? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमारा हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सोनू करता है कितने दिन में, 125 दिन में, और मोनू करता है कितने दिन में भाई, 250 दिन में। आपको पता है हम टोटल वर्क अपनी तरफ से इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 125 और 250 का जो एलसीएम आएगा वो 250 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। उसके बाद इनका किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन में कहा कि मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक काम किया, तो हमें यहाँ से तो ये दिख रहा है कि मोनू तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसने 75 दिन में कितना काम कर दिया होगा? तो आप कहेंगे 75 गुणा 1, यानी कि उसने 75 यूनिट तो काम कर दिया है। अब कितने में से कर दिया है? 250 में से। तो शेष काम कितना बचा है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है, वो है 250, और उसमें से माइनस करूँगा 75 को। ये बचा है 175 दिन हमारा। और ये काम किससे कराना है? सोनू से कराना है। तो समय कितना लगेगा? समय निकालने के लिए आपको जो भी काम कराना है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि सोनू की एफिशिएंसी 2 है, तो उससे 2 से काम करा देंगे। तो आपको पता है 175 का आधा 87.5 होता है। तो सोनू जो है वो बाकी काम को 87.5 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5:7। ठीक है जी, देखिए ध्यान से। 3 व्यक्ति है, अगर उनकी आयु का अनुपात देखें तो वह है 3:5:7, और ये वर्तमान है। वर्तमान मतलब जैसे 2025 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वर्तमान है भाई, वर्तमान है। ठीक है, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 87 था। अगर मैं कहूँ कि 6 साल पहले, ठीक है भाई, 6 साल पहले, तो इनकी आयु का योग कितना था? 87 था। लेकिन ये 6 साल पहले था। अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में आप ये कहेंगे कि वर्तमान में 6 साल पहले से, देखिए यहाँ पर 6 साल पहले समझ लीजिए, अब जैसे 2019 था ना, 2019 से 2025 अब ये हुआ है, तो 6 साल पहले था। तो 6 साल पहले इनकी तीनों की आयु का योग 87 था। तो भाई प्रत्येक की आयु 6 साल जुड़ गई होगी यहाँ पर, क्योंकि 2025 में आने के लिए तीनों लोगों की आयु जो है वो 6-6 साल जुड़ गई होगी। तो टोटल कितनी जुड़ गई होगी? 18। तो मैं क्या इस बात को कह सकता हूँ कि वर्तमान में उनकी जो आयु होगी वो कितनी होगी? आप कहेंगे 87 में 18 जोड़ देंगे, 8 7 15, 8 और 2 10, 105 आ गया। और ये वर्तमान की आयु है, तो वर्तमान की आयु तो हमें पता चल गया योग, लेकिन हमें वर्तमान का रेशो भी तो दिया गया है तीनों का। तो तीनों को इसमें बांट देंगे 3:5:7 में। बांटना आपको आता है, कैसे बांटते हैं? पहले इनको जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10 और 5 15। 15 से इसको डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा, 7 में गुणा हो जाएगी सबकी,
और जब 7 में सबकी गुणा होगी तो पहली आयु हो जाएगी 21, ये 35 और ये 49। तो 21, 35, 49 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली है क्या, देखो 6 साल पहले का योग दिया है तो हमें वर्तमान का योग निकालना है। वर्तमान का क्यों निकालना है, क्योंकि हमें जो रेशो दिया गया है ये वर्तमान का है, वर्तमान उनकी आयु का अनुपात दिया है। और वर्तमान कैसे निकालते हैं भाई, 6 साल पहले से आगे आएंगे तो हर एक आदमी की आयु जो है फिलहाल जो वर्तमान में आएंगे वो 6 साल जुड़ के आएंगे, क्योंकि पहले की है वो 6 साल पहले की। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन हमने क्लास में भी ऐसे किए हुए हैं रेशो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक गोला है, गोले को भाई हम स्फीयर बोलते हैं, उसकी रेडियस है 3.5, कोई बात नहीं है 3.5 सेंटीमीटर है, लिख लिया। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और ये बात आपको पता होगी कि गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35 और बटे 10 और गुणा 35 और बटे में 10, ऐसे लिख लेता हूँ। तो क्या क्या कट जाएगा भाई, यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से फिर मैं काट दूंगा इसको 2 बार, और 2 से इसको फिर से कर देता हूँ 5 बार, और 5 से फिर ये भी हो जाएगा 7 बार। तो बेसिकली 22 गुणा 7 आया, 22 गुणा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बेसिकली भाई कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, और ये फॉर्मूला का मतलब है कि 4 तो 4 ही रहेगा, पाई हो जाएगा 22/7। और ये r² कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में r की वैल्यू 3.5 दी है, मैंने उसकी जगह उसका स्क्वायर लिख दिया है। बाहर से थोड़ा अगर साउंड आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें कहा गया कि 443 - 226 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई 5। आपको पता है बोर्ड मास में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ना हमें ब्रैकेट दिख रहा है ना ही ऑफ दिख रहा है, लेकिन डिवीजन दिख रहा है। तो डिवीजन तो हमें करना पड़ेगा, और डिवीजन हमें सबसे पहले इसका करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें सेम रखते हुए 443 माइनस 126 को 2 से भाग करूँगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3, और ये गुणा हो जाएगा 5। अब क्या होगा, अब माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई होगा। तो 113 में 5 ही गुणा करूँगा, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। अब भाई छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आंसर तो माइनस में आएगा, और ऑप्शन हमने देखा सारे माइनस में ही है। और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर है लास्ट में 2, तो -122 आंसर हो जाएगा। बाकी आप करके देख लेना, ये आंसर वही आएगा। बोर्ड मास लगा है उसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से चली, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो उसकी स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड कितनी थी। देखिए भाई थोड़ा क्वेश्चन कैसे है ना ये, जैसे यहाँ पर मान लीजिए थे, यहाँ पर आप बैठे हो कहीं पे भी जगह पे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आप हो कहाँ पर, यहाँ पर हो आप दिल्ली में हो, और यहाँ से आपको जाना है कहाँ, चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो आप देखेंगे इसके बीच की दूरी मान लिया 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। तो बाकी दिन आप क्या करते थे, यहाँ से अपनी स्पीड पे चलते थे और किसी एक टाइम पे चंडीगढ़ पहुँच जाते थे, यहाँ से चले और चंडीगढ़ पहुँच जाते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 60 मिनट देरी से चला, मतलब जो ड्राइवर था वो 60 मिनट जो है वो देरी से चला, बैठ के चाय वगैरह पी रहा है कि नहीं आराम से जाऊँगा। लेकिन जैसे उसको पता चला कि यार 1 घंटा लेट है, तो उसने अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया और यहाँ पर टाइम पे पहुँच गया वो। क्वेश्चन की कहानी समझिए आप, 60 मिनट यहाँ पर बैठ के आराम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने टाइम पर पहुँचने के लिए उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया है, कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहले थी उसको बढ़ाया है, 10 की स्पीड से नहीं गया है, ये ध्यान रखना। ये गया है जितनी कल की स्पीड थी ना, उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा कर के गया। भाई थोड़ा तेज़ जाना पड़ेगा क्योंकि लेट था वो 1 घंटा, और जैसे ही वो 1 घंटा लेट था और जैसे ही उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया थोड़ी सी, तो वो टाइम पे पहुंच गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमने जब क्लास की थी तो हमने देखा था कि डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता था कि पहले वाली स्पीड इंटू दूसरे वाली स्पीड, और नीचे लिखते हैं दोनों स्पीड का अंतर यानी कि डिफरेंस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखते हैं कि टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर, और वो भी किस में लिखते हैं, घंटों में लिखा जाता है, ठीक है। याद आ गया होगा आपको,
नहीं आया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 300, तो यहाँ पे लिख दूंगा 300। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल की स्पीड कितनी थी, ये पूछिए ना कि बस की सामान्य गति, सामान्य का मतलब है कि रोज, यानी कि वो कल किस स्पीड से गया था। तो अगर वाली स्पीड को मैं x मानता हूँ, तो आज वाली स्पीड कितनी होगी, फिर आज वाली स्पीड होगी 10 ज़्यादा, तो ये हो जाएगी x + 10। और कल वाली और आज वाली स्पीड का अंतर कितना है, 10 का है। और यहाँ पर टाइम का अंतर लिखेंगे, टाइम का अंतर सिर्फ 60 मिनट है, क्योंकि कल और आज के टाइम में पहुँचा, आज तो टाइम पे ही है, आज वो टाइम से ही वहाँ पर पहुँचा है, लेकिन जब वो 60 मिनट अपने घर पे बैठा हुआ था वही टाइम उसने बचाया है, बाकी पहुँचने का टाइम सेम है, तो मतलब उसने 1 घंटा बचाया है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, 1 की गुणा करने का तो मतलब है नहीं कोई, ये 10 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा कि x × x + 10 बराबर हो जाएगा 3000 के। अब उसने सामान्य गति पूछी है, तो x जो है वो सामान्य गति है, तो आप ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं कि x की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए। आपको पता है अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 50 रखता हूँ तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 हो जाएगा, और ये 300 के 3000 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आई है 50, तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी या जो उसकी कल वाली स्पीड थी सामान्य गति, वो 50 थी। अगर आपने ये क्वेश्चन क्लास में हमसे नहीं किया है या मैंने से नहीं पढ़ाया आपको, हो सकता है आपको ये वाला तरीका नहीं आया हो, और अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो आप उसको करके देखना, काफ़ी लेंदी होगा उस वाले से। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में आपको वो तरीका मैं बता दूंगा। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को इतने दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 13.5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ है? भाई पहले तो एफिशिएंसी वगैरह निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो ए का, बी का और सी का अगर मैं देखूं, ए करता है कितने दिन में, 90 दिन में, बी करता है 45 दिन में, और सी करता है 67.5। क्या मैं इसको 135/2 लिख दूं? क्योंकि 67.5 जो है वो 135 का आधा होता है। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था कि आप जब टोटल वर्क यहाँ पे लेंगे तो वो एलसीएम होगा ऑब्वियसली। तो इन नंबर का एलसीएम लेना है 90 का, 45 का, और ये जो ऊपर संख्या है यानी कि 135 है, इनका एलसीएम हमें लेना है। तो आप 90, 45 और 135 का एलसीएम लेंगे तो वो 270 आएगा। कितना आएगा वो आएगा 270। तो जब 270 आएगा तो इनकी एफिशिएंसी इसकी 3 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नहीं इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ये हो जाएगी क्योंकि 135 दूनी 70, 270 और 2 से और गुना हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ से हमें पता चल गया इनकी एफिशिएंसी। लेकिन आपको पता है कि जब कोई कार्य छोड़ के जाता है उसको जोड़ देते हैं उसमें। तो बी ने कितने दिन का कार्य छोड़ के गया है? बी ने कार्य छोड़ा है 13.5 दिन का। तो वो कार्य होगा कितना? आप यहाँ पे देखेंगे कि बी का कार्य 1 दिन का 6 है। तो 1 दिन में अगर ये 6 करता है तो 13.5 दिन में जितना ही कार्य छोड़ के गया वो कितना होगा? आप कहेंगे 13 × 6 78 और +3, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, तो 81 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 81 इस टोटल वर्क में जोड़ दूंगा। ये हो जाएगा 1, 8 और 7 15 और 1 3 हो जाएगा। तो 351 काम करा देंगे हम। किससे? सभी से करा देंगे। सब की एफिशिएंसी आएगी। अब टोटल तीनों काम करेंगे, 6, 4, 10 और 3 13। तो 13 से भाग कर देता हूँ। हम 13 दूनी 26 करूँगा तो कितना बचेगा, 9, और 13 7 91। तो टोटल जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा? टोटल कार्य हो जाएगा 27 दिन में। ठीक है जी, हमने क्या किया है, जो बी कार्य छोड़ के जाता है ना, कोई भी कार्य छोड़ के जाता है वो टोटल कार्य में जोड़ देते हैं और फिर सबसे काम करा देते हैं। ये इसको क्वेश्चन करने का तरीका है। वैसे और भी कर सकते हैं लेकिन हम इतना टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये है, यानी कि ये है मार्क प्राइस, और उसका सेलिंग प्राइस ये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है इतना, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? तो आपको पता है डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर ही निकलता है, यानी कि मार्क प्राइस पे निकलता है। बस ये बताना है कि ये इससे कितना % कम है, ये बताना है क्वेश्चन में बेसिकली। तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, क्योंकि दोनों नंबर 4 से तो डिवाइड मुझे लग रहे हैं। 4 से अगर करता हूँ तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 3, फिर 4 9 36, फिर बचेगा 2, 4 5 20, और ये हो जाएगा। यहाँ पे करूँ 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 7 28, 1947। ये तो बड़ा नंबर आ गया। अच्छा 1947।
तो भाई कितना कम हो रहा है यहाँ से आप देखेंगे ज़रा, इसमें कहूँगा कि 53 अगर मैं जोड़ूंगा तो 2000 और हो जाएगा, 2000 में 950 और जोड़ दूंगा मैं, तो 3 और ये 1003 आ रहा है। यानी कि ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 1003 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, मार्क प्राइस पे निकालते हैं हम डिस्काउंट और गुणा कर देंगे 100 की। थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देखूँ तो एक जीरो से मैंने ये जीरो यहाँ पर हटा दी इसकी, ठीक है जी। 5 से भाग करूँ, 5 से अगर करूँ तो 5 पंजे 25, 5 9 45 और 5 से कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 59 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 59 से एक बार जाएगा और कितना बचेगा, ये बचेगा 41 और बीच में फिर आ जाएगा 3, तो 7 बार हो जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा ये 17 बार। और ये 2 बचा था इधर, 17 गुना 2 यानी कि 34%। ये रहा 34% का हमें डिस्काउंट दिया गया है, मार्क प्राइस पे निकलेगा हमेशा, ठीक है कि नहीं। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी आपको लग रही हो, बट आसान क्वेश्चन है। किसी पोशाक की कीमत, यानी कि कोई ड्रेस थी 800 रुपये की थी और 720 में बेची गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 800 से अगर 720 हुआ है तो आप कहेंगे कितना कम हुआ है, 80 कम हुआ है। किससे कम हुआ है, 800 से, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 से 80 को भाग करूँगा तो 10% आंसर आ जाएगा, यानी कि जो कमी हुई है वो 10% की हुई है। ये फ्री के नंबर। 13 छात्रों के अंकों का औसत 130 था। देखो भाई ऐसे लिख लेंगे कि 13 छात्र थे हमारे पास और उनका जो औसत था वो कितना था, 130 था। बाद में पता चला कि एक छात्र के जो अंक थे गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए, यानी कि सही तो उसके अंक होने चाहिए थे 32, लेकिन गलती से उसकी जगह 23 लिखा हुआ था। तो सही वाला औसत बताइए क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको हमेशा गलती को ठीक करना है, और गलती से ठीक करने का मतलब है कि गलत से सही की ओर जाएंगे। आप देखें गलत से सही की ओर जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि 23 की से आप 32 की तरफ जा रहे हो तो आपका औसत बढ़ेगा। कितना बड़ा है वैल्यू में देखेंगे, पहले मैं कहूँगा कि ये बड़ा है हमारा 7 और 2 9 बड़ा है, तो मैं इस 9 का औसत निकाल दूंगा जितने भी हमारे छात्र थे उससे डिवाइड करके। अगर मैं 9 को 13 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा, दशमलव लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा ऐसे। फिर करूँगा 13 सत्ते 91 तो हो नहीं पाएगा, 13 छिका 78 हो जाएगा, फिर बचेगा 12 और फिर 120 हो जाएगा, और 13 नंबर 117 हो जाएगा। बस इतना कर लेते हैं, यानी कि एवरेज जो है वो इतने से बढ़ जाएगा। तो पहले से 130 तो था ही हमारा, और 0.69 से और बढ़ जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा 130.69। 130.69 ये रहा ऑप्शन में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो अंकित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का कोई सामान खरीद के लेके आया था, तो उसने 10% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने उसको 90 का बेच दिया। फिर इसमें कहा गया कि यदि ऐसा होता कि वो 30% कम कीमत पर खरीदता, यानी कि इसको 100 का नहीं खरीदता, इसको 100 से 30% कम में खरीदता, मतलब वो इसको 70 का अगर खरीदता, 70 का अगर खरीदता और 26 रुपये कम कीमत पर बेचता, तो उसको 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ तो यहाँ पर होता ना, 70 रुपये का अगर कोई सामान खरीद के लाता और उस पर 10% का फ़ायदा होता, मतलब 7 रुपये का फ़ायदा होता, तो वो 77 का उसने यहाँ पर बेचा होगा। पहले बेचा है यहाँ पर 90 का, ये बेचा है 90 पर, और अब ये कितना कम का बेचा है, 77 का। तो कितना कम हो रहा है ये 13, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम कहा है, 26 रुपये कम बेचा होता। 26, ये वैल्यू बाद में सेट करनी होती है। तो 13 की वैल्यू कितनी करनी है हमें, 26 करनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और जब 1 की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यहाँ से शुरू किया था हमने, ये क्रय मूल्य लिया था, तो इसमें 2 की गुणा हो जा गई और इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 200, यानी कि जो सामान था वो कितने रुपये का था, 200 रुपये का था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि 35 की पावर है 29 और इसको 10 से भाग करके बताइए क्या शेषफल आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बात है, कुछ आप किसी भी संख्या को, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 27 है, 27, इसको अगर मैं 10 से भाग करूँगा तो क्या शेषफल आएगा, हमेशा शेषफल क्या आएगा, 10 से भाग करने पे शेषफल वही होता है जो संख्या का लास्ट का डिजिट होता है। जैसे मैं 613 कह रहा हूँ, 613 को अगर मैं 10 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है। तो अगर मैं 35 की पावर
29 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो भी इस पूरे नंबर का इकाई अंक होगा वही उसका शेषफल होगा। और आपको पता है जब लास्ट में 5 है तो इसका इकाई अंक भी 5 होगा और 10 से डिवाइड होकर के भी वो 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात ये है। पृथ्वी के पास ये है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 है। किसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात अधिक है? देखो भाई, हमने जब रेशो पढ़ा था आपको पता है रेशो को करने के कई तरीके थे, रेशो को लिखने के भी 3 तरीके थे। हमने देखा था कि आप रेशो को 3 तरीके से लिख सकते थे, जैसे 4:5 लिख दिया, और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे और इसको दशमलव में भी लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा इन दो की। अगर मैं आपको कोई भी रेशो दे रहा हूँ तो आप बताइए क्या वो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी के पास क्या था, तो हमने देखा कि पृथ्वी के पास जो रेशो था, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ कि नहीं, 10/13। फिर कौन है, सेलिन। सेलिन जो भी है ये सेलिन है, इसके पास क्या रेशो था, इसके पास रेशो था 7:9। तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता। और फिर तीसरा है विक्रम, और विक्रम के पास क्या रेशो था, इसके पास था 5:7। तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता। तो इन तीनों में जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वही रेशो हमारा बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। और फ्रैक्शन कैसे बड़ा छोटा देखते हैं, इसके हम क्लास में देख चुके हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन की बात करूँ तो इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, तो बड़ा निकालना है हमें, छोटे वाले को छोड़ देंगे। आपको पता है 9 में 10 की गुणा करूँगा तो 90 आएगा, और 13 में 7 की गुणा करूँगा तो 91 आएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, 91 बड़ा है। इसका मतलब पृथ्वी और सेलिना में कौन बड़ा है, किसका रेशो बड़ा है, सेलिना का रेशो बड़ा है। तो इसका मतलब इसका रेशो तो बड़ा नहीं होगा, इसको तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो सेलिन तो कम से कम बड़ा ही है ना पृथ्वी से, पृथ्वी तो सेलिन से भी कम रेशो है, तो ये सबसे बड़ा रेशो नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे सर, इन दोनों को देख लेंगे। यहाँ पर इन दोनों में कौन बड़ा है देखेंगे, 7 में 7 की गुणा करेंगे तो 49 आएगा, और 9 में 5 की गुणा करेंगे तो 45 आएगा। कौन बड़ा है, सेलिन। यानी कि इन दोनों में भी सेलिन बड़ी है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो सब में बड़ा आ रहा है वही रेशो यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रेशो कौन सा हो जाएगा, 7:9। यानी कि सेलिन का जो रेशो है, सेलिन के पास जो रेशो है पेड़ का, नाशपाती और आड़ू का, वो सबसे बड़ा है। फ्रैक्शन ज़्यादा और कम बड़ा देखना हम क्लास में देख चुके थे, कंपेयर करने का तरीका। वैसे भी मैं कुछ क्लासेस यहाँ पर कराऊंगा अभी, जिसमें एक चैप्टर वाइज होगी ऐसे ना, और सिंप्लीफिकेशन से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पहले नोट्स वगैरह या पीपीटी वगैरह बनानी पड़ेगी उसके लिए, तो जल्दी मैं चैप्टर वाइज भी शुरू करूँगा यहाँ पर अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन के 2 नए विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत वजन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहले टोटल निकाल लीजिए, या सिर्फ औसत से ही कर लीजिए। औसत से कैसे करेंगे, दो तीन तरीके तो हो ही जाते हैं ना। 22 छात्र थे हमारे पास और उनका औसत कितना था भाई, 42 था। अब 2 छात्र आए, एक आया 33 का और एक आया 39 का। तो हमने देखा कि टोटल कितनी उम्र लेकर के आए, ये उम्र लेके आए 32। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका भी औसत निकाल दो, तो 2 बच्चे थे तो 2 से भाग करके हम कहेंगे जो 2 नए बच्चे आए हैं उनका औसत कितना हो जाएगा, उनका औसत 36 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, हाँ जी ठीक है। चलिए जी, लेकिन ये तो 36 लेके आए हैं, पहले औसत कितना था, पहले औसत तो 42 था। यानी कि पहले जो बच्चे थे उनके पास, सबके पास 42 थे। तो अब ये जो 2 लड़के आए हैं इनके पास 36 है। यानी कि ये जो बच्चे यहाँ पर 22 बच्चे बैठे हुए थे, इनके पास कितना है, इन 22 बच्चों के पास हर एक के पास 6 ज़्यादा है कि नहीं। ये जो 22 बच्चे थे भाई, 36 का हिसाब लेके चलता हूँ। मैंने जो 2 बच्चे एंटर किया जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इनका एवरेज सबका 36 ही बनाता हूँ तो यहाँ पर तो हर एक के पास 6 ज़्यादा है ना, और 22 बच्चे हैं ये, तो टोटल इतना ज़्यादा था ये वाला। और इनको मैं किस में बांट दूंगा, इसको मैं बांट दूंगा 24 में। तो औसत कितना कम ज़्यादा होगा यहाँ से पता चल जाएगा आपको। कर देते हैं, 2 से अगर करता हूँ, ये 6 से कर देता हूँ कितना, 24। 6 से अगर करूँगा 24
तो 2 से भी कर देता हूँ ऐसे, और 2 से इसको कर दिया 11, और 11/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 5.5, है ना, 5.5 आएगा ना। क्या किया मैंने, 22 गुणा 6, 6 ज़्यादा 36, 6 पहले, हाँ 6 था, 22 गुणा 6 ज़्यादा था, तो इसको मैं बांट दूंगा किस में, 24 बच्चों में। तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन तो नहीं गलत कर दी ऐसे, ये था 22 और गुणा 6 कर दिया, और मैंने किसको बांट दिया, ये 24 बच्चों में बांट दिया। तो 6 से कर जाएगा ये 4 बार, 22/4 आएगा। 22/4 कितना हो जाएगा, उसको मैं 11/2 भी लिख सकता हूँ। ये आया 5.5, यानी कि हर एक के हिस्से में कितना आएगा, हर एक के हिस्से में 5.5 आएगा। तो 36 जो था हमारा एवरेज, अब 36 हो चुका था ना, तो नया कितना हो जाएगा, 36 + 5.5 हो जाएगा। तो नया औसत आएगा 41.5, ये नया औसत हो जाएगा हमारा। एक तो तरीका ये था। दूसरा, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं है तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, ये कह सकते हैं कि अगर उन्हें 2 बच्चे आए हैं, वो 2 बच्चे आए हैं टोटल, वो 72 लेकर के आए हैं, तो आप इनका टोटल निकाल लीजिए पहले। यहाँ पे जो 22 बच्चे थे इनका टोटल निकाल लीजिए, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 4 बच गया, 22 चौक 88 और 4 92, इतना हो गया। इसमें 72 और जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6, 7 और 2 9, और ये 9। अब इसको भाग कर देंगे, इससे हम किससे भाग कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 24 बच्चों का टोटल है। तो इसको भाग करेंगे तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं। देखो ये कितना था, डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये हमारा आया है 72। अच्छा, अगर 72 था और इनमें, चलो छोड़ो उसको ना, वो बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसमें ना। वैसे कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पर ये 72 लेके आए ना, लेकिन इनका एवरेज अगर पहले से 42 था, तो इसका मतलब जो 2 नए बच्चे आने वाले थे उनका टोटल 84 होना चाहिए था। तो ये कितना कम आ रहा है, 12। उस 12 को मैं क्या करूँगा, 24 में बराबर बराबर बांट दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5। तो इसमें से 0.5 माइनस कर दूंगा तो 41.5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज मत रहना इसमें ना, कई सारे तरीके होते हैं, क्लास में हम सारा डिस्कस कर सकते हैं उसको, एक से ज़्यादा तरीके हमारे पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए जिससे कि उसको 30% का नुकसान हो। भाई नुकसान पे कौन बेचता है भाई, पप्पू है क्या। बट कोई बात नहीं, 30% का नुकसान कैसे होता है आपको पता है। 30% का नुकसान के लिए हमें पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, और इसका नुकसान तभी हो सकता है जब इसने 10 रुपये का सामान कितने का बेच दिया हो, 7 का बेच दिया हो, क्योंकि इसको नुकसान का मतलब है कम करना, 10 को 3 से कम करना। और आपको पता है ये हमने रेट की बात की है, ये रेट होना चाहिए 10 से 7। तो आपको पता है कि सामान का रेशो क्या होता है, जो भी रेट होता है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये सामान इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। यानी कि पहले अगर वो 7 सामान था तो अब वो बाद में कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। अगर 7 बेच रहा था तो अब उसको 10 बेचने पड़ेंगे उसी कीमत पे, तो तभी तो घाटा होगा ना। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 1 रुपये के 7 बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे तो घाटा करवाना है, तो मैं 1 रुपये के 10 बेच दूंगा, घाटा हो जाएगा। तो पहले कितने बेच रहा था वो, खरीदने का मतलब 35 का, वही है ना कि जितने खरीदे उतने बेचने में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस था। तो 7 की वैल्यू 35 थी, गुणा किसकी हो रही है, 5 की। तो अब उसको कितने बेचने चाहिए, 10 गुणा 5, यानी कि अब उसको 50 बेचने चाहिए। तो नुकसान अपने आप हो जाएगा कितने का, 30% का। तो उसको अब जो है वो 35 खरीद करके 50 अगर वो बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा भाई 30% का। नुकसान कैसे निकालते हैं पता है आपको, नुकसान निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो सामान को बराबर कर दो या रुपीज़ को सामान कर दो। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहते हैं कि आपने कोई सामान 35 खरीद करके कोई सामान 50 का मतलब रुपीज़ फिक्स है जितने रुपए के, मान लीजिए किसी कीमत पे आप 35 खरीद के लेके आए थे और उसी कीमत पे आपने 50 बेच दी, तो आपको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 15 का। किस पे, 50 पे, जो सामान बेचा जाता है उस पे निकलता है। और 50 करूँगा ये 2, और 15 गुना 2, तो 30% का हानि हो जाएगा। ये आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, किसी मूलधन पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से का मतलब है भाई कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज तो ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का वो ये है। तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है पता है आपको। ये जो साधारण ब्याज होता है ये हर साल बराबर होता है कि नहीं होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो 2 वर्षों में अगर साधारण ब्याज इतना हुआ, मेरे को बताओ जरा कि 12,800 हुआ है 2 साल में साधारण ब्याज,
तो हर साल कितना होता होगा। तो आप कहेंगे कि हर साल आधा कर देंगे, यानी कि साधारण ब्याज पहले साल भी 6,400 हुआ होगा और अगले साल भी 6,400 हुआ होगा, तभी तो ये 2 साल में 12,800 होगा। और लिखा तो है ना कि 2 साल का साधारण ब्याज हुआ है 12,800। यहाँ पर देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 12,800। इसका मतलब पहले साल भी 6,400 हुआ होगा और दूसरे साल भी 6,400 हुआ होगा। लेकिन इसने कहा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना होना चाहिए। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है साधारण ब्याज तो जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा वाला भी जुड़ता है। तो आप यहाँ पे बताइए, इन दोनों को जोड़ करके आपको पता है ये 12,800 तो हो गया, तो ये 14,400 क्यों हुआ होगा? क्योंकि दूसरे साल 1,600 रुपये का ब्याज और ऐड हो गया होगा। अब देखो आप यहाँ पर 3 साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी 2 साल का, ये 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 14,400 दिख रहा होगा। और 2 साल का साधारण ब्याज ये है, जो साधारण ब्याज 2 साल का, ये हमारा क्या दिख रहा है? ये हमारा साधारण ब्याज दिख रहा है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर ट्री मेथड से हम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्री मेथड से। अब 6400 से 1,600 क्यों हुआ है ये दूसरे साल? क्योंकि दूसरे साल आपको पिछले साल का जो ब्याज होता था उस पर भी देना पड़ता है। ये कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्याज हमारा आया है ये भी प्रिंसिपल का 1/4 होगा, तभी ये 6400 यहाँ पर आया होगा। अगर आपको ट्री मेथड आता है तभी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको मेथड लेंदी जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल का, अगर मैं प्रिंसिपल का 1/4 करता हूँ तो भाई 6400 आना चाहिए। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6,400 और गुणा 4 कर दूंगा। हालांकि मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन। 4 चौक 16, 4 छक्का 24 और 1 25, तो 25,600 जहाँ पर होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्लास में हमसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आपको ट्री मेथड आता है तब, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे बचवा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि इसको सोल्व करके बताइए। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैंने हिंदी में भी नहीं लिखा है, इसकी तो औकात नहीं है। 2016 डिवाइड करना है 4 से, प्लस 32 इंटू करना है 6 में, माइनस 26 इंटू 3 करना है। आपको पता है पहले भाग तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसको मैं भाग करूँगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, फिर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 1 19, और माइनस 78 होता है। ये तो पता ही आपको 26 थे, अब 26 का पढ़ा तो आपको याद ही होगा, मुझे पता है याद है, आप ऐसे जानबूझ के करते हो, बताते नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे इसको। अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 596, और इसमें से 78 माइनस करूँगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 में से 7 गया 1, 18, और 5 में से 1 गया 4। ये कैसे, सॉरी ये 694 हो जाएगा 690, तो यहाँ पर 618 हो जाएगा। 618 ये रहे आपको आंसर है। चेक कर रहा था मैं आपको, आप सही से देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर 17, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। आपको पता है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन 3 चीज़ों के आसपास घूमता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो कुर्सी का अंकित मूल्य ये होता है अंकित मूल्य, ये इसको कैसे भूल सकते हो आप। और ये है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस को ही लागत मूल्य बोलता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 120 है, ऐसा कहा गया है। यदि कुर्सी को 20 रुपये की छूट के बाद 220 का बेचा जाता है, तो भाई कहानी में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कुर्सी को 20 रुपये का डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन फिर भी बिकी है 220 की, यानी कि कुर्सी तो 220 की बिकी है, लेकिन 20 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद इसका मतलब कुर्सी का जो अंकित मूल्य होगा वो 240 होगा। क्योंकि 240 कुर्सी पे अगर लिखा हुआ है और कोई कहता है कि मुझे तो 20 रुपये का डिस्काउंट दीजिए, तभी तो वो 220 की बिकेगी ना, है कि नहीं। तो आप बताइए 120 की वैल्यू 240 है तो गुणा किसकी हो रही है? 2 की। तो इसका मतलब जो उसका लागत मूल्य है वो भी कितना होगा? 2 से गुणा होकर के वो 200 हो जाएगा। यानी कि कुर्सी की जो कीमत थी वो 200 थी। तो आप बताइएगा 200 रुपये के सामान को अगर 220 का बेचा जा रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा फ़ायदा नुकसान। 100 से कट जाएगा ये 2 बार, और 20 को 2 से भाग करूँगा तो 10% का लाभ आ रहा है। साफ साफ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है।
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं, क्योंकि लेवल जो है वो क्लास में पता चलता है कि आपको समझ में क्या आ रहा है और क्या आपने जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, 48 माइनस, देखो ध्यान रखना भाई, ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है खतरनाक वाला और एक ब्रैकेट ये। पहले इस वाले ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है, कर लेते हैं। ये मैंने लिखा 48 माइनस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 12, और एक ये ब्रैकेट एक और है, ध्यान रखना इसको, और डिवाइड हो जाएगा कितना, 4 गुना 3 12। लेकिन पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। 48 में से 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा 36, और 36 को भाग करूंगा 12 से तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 36 होता है, 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है वो फालतू का। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7 गुना हो जाती है। जैसे अगर मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया ब्याज पे, तो वो 10 साल के बाद आया, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद आया तो 7 कर दिया उसने, 7 गुना ये तो होगा, क्योंकि 1 रुपये दिया था तो 7 गुना का मतलब 7 कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल में कितने रुपए का ब्याज आया, 10 साल में ब्याज आया 6 रुपये का, 10 साल में ब्याज आया 6 रुपये का। तो उसने कहा कि एक काम करो, उसी साधारण दर से ले जाओ, 20 वर्ष बाद आना, मतलब 10 वर्ष तो हो गए, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये, तो 10 साल आगे और दे देते हैं इसको, तो 20 साल में कितना हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि भाई ब्याज जो होता है ना, साधारण वाला जो होता है ना, साधारण ब्याज, ये उतना ही रहता है हर साल, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अगर 10 साल में यहाँ पर 6 रुपये का ब्याज आया था, तो यहाँ पर 10 साल में भी वही 6 रुपये का ब्याज आपको मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो मिश्र धन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 13 रुपये। 7 यहाँ पर हो गया था, अगले 10 साल में 6 रुपये का ब्याज और आया तो वो जुड़ करके 13 हो गया। तो 20 साल में कोई पैसा कितने गुना हो गया भाई, यहाँ से यहाँ कितने गुना हो गया, 13 गुना हो गया। कोई भी पैसा है वो 20 साल में कितना हो गया, 13 गुना हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा, पी ले लेना और उसको 6p ले लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो 20 में कहा गया है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि इसको पास कराने के लिए क्या करना होगा, 32% और प्लस कर दूंगा 15। अब ये पास हो गया। यदि वह 57% लेकर के आता, 57, तो उसको पास से 10 अंक अधिक मिलते। तो अधिक थे तो मैं इससे 10 ले लूँगा और उसको पास करा दूंगा, और दोनों तरफ पासिंग नंबर को इक्वल रख देते हैं। ये क्वेश्चन हमने भरपूर मात्रा में किया है। प्रतिशत को 32 को इधर ले जाऊंगा और 10 को इधर ले जाऊंगा, तो 25% बराबर आया है किसके, 25% बराबर आया 25 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 100 के होगा भाई, क्योंकि 100% ही हमारे कौन से नंबर होते हैं, अधिकतम अंक होते हैं। 100% ही हमारे अधिकतम वाले अंक होते हैं। तो पेपर कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पेपर कितने नंबर का हुआ तो हम कह देते 100 नंबर का, लेकिन इसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक बताइए। भाई 100 नंबर के पेपर में से 32% उसके आ गए थे, यानी कि 32 तो आ गए थे और उसको 15 और देने पड़े थे पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितने लगते हैं, पास होने के लिए लगते हैं 47। तो ये आंसर हो जाएगा। इधर से भी निकाल सकते हैं, 100 नंबर के पेपर में से 57 आ गए तो यानी कि 57% तो 57 ही होता है। 10 नंबर उसके ज़्यादा थे तो कम करके बताया कि पास कितने पे होते हैं, 47 पे। किसी भी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो स्टूडेंट है या दोनों बार जो है वो सेम नंबर पर ही पास होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन जो है थोड़े रैंडम चैप्टर से हैं। इसमें जो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें थोड़े से क्वेश्चन ट्रिगो के नहीं है, उनको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ चाहे जैसे भी हो। उसमें कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के नहीं है, अगर मैं पटवारी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए। इसमें कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के नहीं है, मेंसुरेशन के हैं, बहुत छोटे छोटे आसान से हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के थोड़े भी है छोटे छोटे, बट और भी कर सकते हैं, है ना। मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि 3 चैप्टर अभी इसमें ऐड नहीं है। कुछ जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके भी क्वेश्चन में ऐड करने की कोशिश करता हूँ सेट में आगे आने वाले में। ठीक है, लेकिन जितना आपको मिल रहा है इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स का आपका बिल्कुल ओपन है, जो मर्जी आप यहाँ पर लिखेंगे मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बार फिर देख लेना, आप किसी को भी आपके हारे मतलब प्यारे से दोस्तों को, अगर किसी को आपको चाहिए या किसी दोस्त को भी चाहिए
तो बैच यहाँ पर चला हुआ है। अगर आपको अच्छे से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी और जीएस और सारी चीज़ें अगर आपको बैच चाहिए तो ये बैच आपके लिए ही है। ठीक है जी, कॉल करना नंबर पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।